dear students in YouTube channel of ज्ञानोदय क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस को। और सिलेबस में पिछले क्लास में हमने देखा था कि सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग नए टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। और 12th का हमारा पहला टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन इस रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग सबसे पहले रिलेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन उस रिलेशन को जानने से पहले उसके बेसिक्स में जाते हैं कि उसका बेसिक्स क्या है, और जो रिलेशन जैसे क्वेश्चंस को बनाने में जो छोटी छोटी चीजें मुझे हेल्प करेगी, उस चीज के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आइए बेसिक्स के बारे में जानते हैं। हाँ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमने बेसिक कंसेप्ट के रूप में सेट लिखा है, जो कि आप लोग ऑलरेडी 11 सेक्शन में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सेट्स आपको छोड़ेगा नहीं। ये जो है आपको सेट्स के बारे में ये देख रहे हैं, ये हमने 11 सेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया था, लेकिन इसके बिना 12 का रिलेशन भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। आगे इस सेट्स का जो है जितने भी कैलकुलस के पार्ट्स हैं उसमें हर एक जगह पे यूज है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है बेसिक्स के रूप में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो हमें जरूरत है वही चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि सेट्स में हमने क्या पढ़ा था। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले डिफाइन किए थे हम कि सेट क्या है। तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब क्या है, यहां पे ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मतलब एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, उसको यदि आप कलेक्शन करते हैं तभी हम उसको सेट कर सकते हैं। अगर किसी भी रैंडम कोई वस्तु है और उसको अगर आप एक जगह पे कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका न ही एक सिमिलर प्रॉपर्टीज हो सकता है, न ही उसका कोई ऐसा गुण होगा जो एक दूसरे से मिलता हो। तो उस तरह के केस में हम लोग रैंडम वेरिएबल के रूप में जो है वस्तुओं का कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो इस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब हमने आपको मैं बता दूं कि अगर आप क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम में अगर एक टेबल की बात करते हैं, एक बेंच की बात करते हैं, एक डेस्क की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लासरूम में एक से अधिक यदि डेस्क होता है तो एक प्रॉपर वे में रहता है, एक बिल्कुल सेम साइज में रहता है, सेम लेंथ, सेम उसकी चौड़ाई रहती है, ठीक है। तो इसके कारण से हम लोग कहते हैं कि अगर हम क्लासरूम में डेस्क का सेट यदि लगाना शुरू करें तो उसका सेट जो है संभव है, ठीक है। ऐसे हमने एग्जांपल आप लोगों के बीच दिखाया है। जैसे यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज अ सेट। मतलब आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल लेटर्स होते हैं, ठीक है। और वो वॉवेल लेटर्स ए ई आई ओ यू है। तो अगर ए ई आई ओ यू जैसे ही हम कहीं भी देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये वॉवेल ही है, चाहे ए हो चाहे ई हो। तो इस तरह से उसका एक सेम नेचर हो गया कि यह एक वॉवेल है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल गुड हिंदी फिल्म्स इज नॉट अ सेट। बट यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी भी बॉलीवुड का हिंदी फिल्म है तो आप कितना भी अच्छा फिल्म देख ले, उसका सेट कभी नहीं हो सकता है। हाँ, मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जो बहुत पसंद है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो फिल्म आपको पसंद है वो किसी और को पसंद हो सकता है कि उसमें अगर उसका कैरेक्टर पसंद है तो उसमें उसका जो है सो और भी कैरेक्टर पसंद है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी तरह का फिल्म हो उसका हम कभी भी सेट्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल गुड टीचर इज नॉट अ सेट। हाँ, हमने यहाँ पर बात की है गुड टीचर के कलेक्शन की, ठीक है। तो गुड टीचर के कलेक्शन की बात की है तो इसमें आप देखेंगे कि
हमने एग्जांपल दिया था कि गुड टीचर के बारे में। तो मान के चलिए कि आपके क्लासरूम में लगभग 80 स्टूडेंट्स हैं और उस 80 स्टूडेंट्स में जो फर्स्ट 3 बेंच पे बैठे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में हर एक तरह से एक्टिव होते हैं, टीचर के नज़र में हमेशा जो है एक्टिवनेस दिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। अगर लेकिन उसके बीच वाले की बात की जाए तो वो मीडियम बच्चे होते हैं और सबसे लास्ट वाले जो होते हैं वो समझिए कि नहीं के बराबर पढ़ने लायक होते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा जो है कुछ निगेटिव भावनाओं के साथ एक्टिव रहते हैं। तो अगर हम उन लोगों की बात करें तो अगर किसी भी तरह का बेहतर से बेहतर टीचर हो, ठीक है, अगर हम वो टीचर क्लासरूम में आते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, फर्स्ट 3rd बेंच तक के बच्चों से यदि पूछा जाए, किसी ने बाहर में पूछा कि बताइए भाई सर कैसे पढ़ाते हैं, तो बच्चे लोग बोलेंगे सर एक्सीलेंट पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि बात कीजिए कि अगर बीच वाले बच्चे से अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, बच्चे से ये बोलेंगे कि भाई कैसा टीचर पढ़ाते हैं, तो बच्चे क्या बोलेंगे, हाँ ठीक ठाक पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन जब पीछे वाले बच्चे से पूछा जाएगा तो उसी टीचर के बारे में वो बच्चे जवाब देंगे, क्या यार क्या पढ़ाएंगे, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कभी भी हम गुड टीचर्स का कभी भी कंप्लीटली शेप नहीं बना सकते, ठीक है। उसी तरह से हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ज्ञानोदय क्लासेस इज नॉट ए सेट। हमने यहाँ पर क्वेश्चन एग्जांपल दिया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंसी की बात की है, ठीक है। तो आप जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं आपने एग्जाम सेशन में एग्जाम दिया, ठीक है, हो सकता है कि एक बच्चे ऐसे हों जो एग्जाम में टॉप किए, हो सकता है वो बच्चे दूसरे एग्जाम में टॉप नहीं करेंगे, हो सकता है तीसरे एग्जाम में कोई और टॉप कर जाए। तो इस तरह से क्लासरूम के बच्चे की इंटेलिजेंसी के बारे में हम लोग कभी क्लियर नहीं बता सकते हैं 100% गारंटी के साथ कि ये बच्चे जो हैं इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटेलिजेंसी का कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, शेप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सेट का एग्जांपल। मुझे लगता है कि आप लोग सेट्स को अच्छी तरह से जान गए होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ हम जान ले, ये तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है कि हम इसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बात बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सेट्स होता है। लेकिन अब हम लोग मूव कर रहे हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिनोट करेंगे, किस तरह से लिखेंगे। तो आइए हम लोग नोट्स में देखते हैं। यहाँ पर नोट्स में है कि अगर किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट्स हो या कोई भी मेंबर्स हो, ठीक है, ये तीनों जो है मैथमेटिक्स की भाषा में सेम होगी। ये आपका सिनोनिम्स वर्ड्स है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का सिमिलर वर्ड्स है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अगर हम लोग मैथमेटिक्स में अगर सेट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। उसके बाद है द एलिमेंट ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सेट हम लोग बनाते हैं उस सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, ये किसी भी तरह का हो तो उसे हम लोग स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब तो हम लोगों ने क्या किया, डिनोट कर लिया कि भाई हम लोग किसी भी तरह के सेट्स को कैसे सिंबॉलिक तरीके से डिनोट कर सकते हैं, उसके अंदर में जो भी एलिमेंट है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ सिंबल्स के बारे में जानते हैं जो हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर सके, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंबल है जो कि यहाँ पे इस तरह का सिंबल आप देख रहे हैं। ये सिंबल से हम 11th सेक्शन में भी परिचित हुए थे, लेकिन आज फिर हम लोग इसको परिचित होंगे ताकि हम इसका जो है अप्लाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि इफ x is an element of A then we write x this symbol A। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि अगर कोई एलिमेंट x is an element of A, मतलब क्या है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो A सेट्स के अंदर है, ठीक है। x एक ऐसा एलिमेंट है जो A सेट के अंदर है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है, तो लिखने का तरीका है राइट x दिस सिंबल A।
इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने का ये तरीका है, दिस इज रीड एज x बिलोंग्स टू a। हम इसको क्या पढ़ेंगे? x बिलोंग्स टू a। इस पर ध्यान रखना है, x बिलोंग्स टू a कहेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि x का कोई भी वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू जो a के अंदर है, ठीक है, वही x का वैल्यू a का सेट कहलाएगा। ठीक है। अब यहां पर लिखा है दूसरा लाइन कि बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, देन वी राइट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। दिस इज रीड एज x डज नॉट बिलोंग्स टू a। फॉर एग्जांपल में लिखा है a is equal to curly bracket of 1, 2, -4 curly bracket 1। अब देखिए ये जो है आपको सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। आगे जब हम सेट्स को डिटेल्स रूप में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग एग्जांपल के रूप में देखते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं कि हमने जो सिंबल लिखा है उसके बारे में क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है उसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 मेंबर्स हैं इस सेट्स के अंदर, जिसमें कि 1 है, 2 है, -4 है। अब यहाँ पर नीचे में लिखा है कि नंबर 1 में कि 2 बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये कहता है, ये सिंबल्स कहता है कि 2 एक ऐसा एलिमेंट्स है जो सेट a के अंदर है। ये तो कह रहा है, लेकिन ऊपर में ये नहीं जान रहा है, तो हम चेक कर लेंगे कि वाकई उस सेट्स में 2 एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो इसके अंदर देखेंगे तो 1 है, 2 है, -4 है। हाँ, तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब है कि ये जो है सेट सही है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, इसमें यहाँ पर लिखा है कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू a। यहाँ पे कह रहा है कि 0 इस सेट के अंदर नहीं है, तो नहीं है तो हम चेक कर ले। तो देखिए 1 है, 2 है, -4 है, यहाँ 0 कहीं नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी सही है। ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, इसमें है 1/2 बिलोंग्स टू a। अब देखेंगे कि हाफ यहाँ है, इस सेट्स में कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो है इस सेट्स के अकॉर्डिंग गलत है। हाफ इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये सेट गलत है। ठीक है। फोर्थ एग्जांपल है -4 बिलोंग्स टू a। दैट मींस क्या है? इसका मतलब ये है कि ये -4 इस सेट्स का मेंबर है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको चेक कर ले, तो इसका मतलब है कि a में ये सेट -4 है, इसीलिए ये सेट सही है। ठीक है। तो इस तरह से हमने सिंबल्स के बारे में देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि अभी आपने इससे परिचित हुआ कि ये जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या है, किस तरह से ये आगे काम करता है। तो सबसे पहले अब हम इसके बारे में जान ले। तो आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लें। तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ सेट है, कितने तरह के मेथड्स होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके बारे में हम लोग जान ले, है ना। तो पहला मेथड है रोस्टर मेथड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एलिमेंट सेक्शन में हमने चर्चा भी की। तो यहाँ पे रोस्टर मेथड को हम लोग टबलर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो रोस्टर मेथड के साथ साथ टबलर मेथड भी जानना है। ये क्या होता है देखिए, पता है यहाँ पे इन दिस मेथड all the elements of a set inside a curly bracket and separating every two elements by a comma, that is called roster method। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस मेथड्स में अगर एक से अधिक एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल करके और कॉमा से यदि सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तो रोस्टर मेथड जो है यही कहलाता है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि लेट v be the set of vowel in English alphabet, then v is written in this method। तो v जो है क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है, वॉवेल है, और इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर मेथड में। तो रोस्टर मेथड देखेंगे आप कि ये कर्ली ब्रैकेट है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में a e i o u ये सभी हैं और ये कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि रोस्टर मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल मेथड और सिंबॉलिक मेथड। ये रूल मेथड है और सिंबॉलिक मेथड। पता है इन दिस मेथड प्रॉपर्टीज सैटिस्फाइड बाय द
एलिमेंट ऑफ अ सेट। अगर उस सेट के अंदर में अगर उसका प्रॉपर्टी के अलावा प्रॉपर्टीज यदि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो है आपको रूल मेथड में सेट किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जांपल के रूप में। तो एग्जांपल में यहाँ पर देखेंगे, कहता है कि V with the sets of vowel then V is written as in this method। तो यहाँ पर भी हमने वॉवेल का ही चर्चा एग्जांपल लिया है ताकि दोनों के बीच एक डिफरेंस दिख सके क्या है मतलब। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें कहता है x is to x is a vowel। मतलब क्या है, x इसमें एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल जो है वो आपका एक वॉवेल है। ठीक है, इसी चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ से देखेंगे कि दोनों के बीच जो है हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म्स के फॉर्म में हम लोग देख लीजिए। तो एक स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, ये रोस्टर मेथड है और ये रूल मेथड है। क्लियर? तो इसमें यहाँ पर है स्टेटमेंट्स में दिया है कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4। मतलब एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर का है और वो 4 से छोटा है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, जिसमें कह रहा है कि 4 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा जो रोस्टर मेथड के फॉर्म्स में होंगे वो 3 एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 और इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कॉमा से सेपरेट करते हैं। क्लियर? ये चीज हो गया। दूसरा है रूल मेथड, इसी को हम लोग रूल मेथड के तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं x is to x belongs to n कॉमा x less than 4। तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर में दीजिए कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, इसके बाद है सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड -2 एंड 4। ठीक है, जिसे हम लोग रोस्टर मेथड में इस तरह से लिख सकते हैं और टेबुलर और रूल मेथड में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेट्स के बारे में देखा। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, मेंबर्स को हम लोग दो फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अलावा इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ सेट्स के प्रकार भी हैं, कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले और उसके बाद जो है हम लोग रिलेशन पे चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सेट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में नॉलेज ले ले। तो आइए हम लोग सेट्स के टाइप्स पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सेट्स के बारे में कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि नल सेट है। नल सेट जिसको कि एम्प्टी सेट, वॉइड सेट भी कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि नो एनी एलिमेंट, अगर कोई ऐसा सेट हो जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग वॉइड सेट कहते हैं, जिसको कि हम लोग इस तरह से सिंबॉलिकली दिखाते हैं या फाइली लिख करके दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा है नन एम्प्टी सेट। नन एम्प्टी सेट का मतलब ये हो गया कि कम से कम एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से दिया है कि a set containing at least one element is called non-empty set। ठीक है, मतलब कि इसमें कह रहा है कि कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए तभी जाकर के क्या होता है आपको non-empty set कहा जाएगा। जैसे a is equal to कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है, यहाँ पे b is equal to कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1 -4 है, दो एलिमेंट है। तो इस तरह से एक से अधिक भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिंगल कॉन्सेप्ट। सिंगल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें कह रहा है कि a set containing only one element, अगर केवल एक ही एलिमेंट अगर सेट के अंदर है तो उसको हम लोग सिंगल कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो देखिए इसमें a = 1 है, लेकिन यहाँ पर b = क्या है 4 और -7 है, जो कि ये सिंगल कॉन्सेप्ट का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, तो दोनों में आपको अंतर भी पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर सबसेट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानना जरूरी है। यहाँ पर कहता है कि let a and b be two sets such that every element of a is in b। इसका मीनिंग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि every element of a is in b, मतलब a का जितना भी एलिमेंट होगा वो b में मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तभी हम कहेंगे कि ये सबसेट है। अगर ऐसा है तो इसको हमें कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं a is a subset of b। इसको लिखने का क्या तरीका है, तो इस तरह का सिंबल है a is a subset of b। ठीक है, अगर a is not a subset of b then we write this a is not subset of b। ये सिंबॉलिक हो गया। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि a = pq है और b = यहाँ पे pqrst है। अब देखिए यहाँ पर a के अंदर जो pq है वो इस b के अंदर है। इसका मतलब ये है कि a का जितना भी एलिमेंट है b में है, इसीलिए a
ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें a इक्वल टू 1 2 3 है, b इक्वल टू 3 4 5 है, और इसमें ये जो एलिमेंट है a का वो कंप्लीट एलिमेंट इस b में नहीं है, इसीलिए a जो है b का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है सबसेट के बारे में रहा, इतना सारा जो हमने टाइप्स देखा। इसके बाद जो है बस एक और हम लोग सेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम लोग अपने टॉपिक्स पे आएंगे। तो आइए हम लोग अगला एक सेट्स के टाइप्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका लास्ट वन टाइप्स है प्रॉपर सबसेट। इस प्रॉपर सबसेट के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, लेट a एंड b आर टू सेट्स, दो सेट्स है a और b, उसमें से such that every element of a is in b, मतलब a का प्रत्येक एलिमेंट b में होना चाहिए, लेकिन but at least one element of b is not in a, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा b में जो a में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो सेट होगा b से दैट a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b। तो इस तरह के सेट को हम लोग a को b का सबसेट कहेंगे। अगर a is not a proper subset of b, then we write a is not a proper subset of b। इस तरह से जो है लिखने का तरीका है। इसका आप एग्जांपल भी देखेंगे, a इक्वल टू 1 2 करली ब्रैकेट के अंदर है, b इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर में 1 2 और 0 है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग कि 1 और 2 यहाँ पे है, यहाँ भी 1 और 2 है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट 0 है जो कि ये a में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो सेट होगा इसे हम लोग ऐसा कहेंगे कि a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ठीक है, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अब यहाँ से दूसरा एग्जांपल है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि 1 2 3 इसमें अवेलेबल है, इसके अलावा कम से कम एक का है, लेकिन यहाँ दो है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यह भी आपको प्रॉपर सबसेट हो सकता है। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप भी इस चीज़ों को याद रखें कि हमारा जो लेक्चर है अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आपके सहपाठी भी देख सकें। ठीक है, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम डाउट सेशन के लेक्चर में आपको उसका उत्तर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।